गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 30 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन्हें इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं। तादादों से क्या होता है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया था? क्या क्वेश्चन है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 है 15 मार्च, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर दूसरा है 16 मार्च, ये भी गलत है। 22 मार्च, ये भी गलत है। तो कब है? 27 मार्च। 27 मार्च 1962 को एक थिएटर है अमेरिका का, उस थिएटर ने इस दिवस को मनाने की नींव रखी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपने मैक्सिमम देखा होगा जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, राजकुमार राव हैं, नाना पाटेकर हैं और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जो कि पहले थिएटर करते थे, वो डायरेक्ट स्टार नहीं बने थे, है ना। जैसे कि आप सीधे एग्जाम नहीं निकालते हो, पहले प्रैक्टिस करते हो, तो उस तरह इन लोगों ने पहले थिएटर किया था। तो थिएटर के आर्टिस्टों को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल न टूटे उसके लिए और उनको भी समाज की दृष्टि में लाने के लिए ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। क्योंकि उसमें ढेर सारे आर्टिस्ट होते हैं जो आगे नहीं भी बढ़ पाते हैं और कुछ लोग का मनोबल टूट जाता है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए उसको याद करने के लिए, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए ये थिएटर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे या विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। तो अब आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। कैसा दिवस? भेदभाव दिवस। किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 15 से लेकर रिलेटेड है। इसकी थीम क्या थी? सेव लाइफ डिस्क्रिमिनेशन। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किसकी याद में मनाते हैं? CITES का समझौता हुआ था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना के याद में इसको मनाया जाता है। तो 4 मार्च को क्या है? 4 मार्च को है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये क्यों मनाते हैं? जहां पे भी आपका वर्क प्लेस होगा, जहां आप जॉब करते होंगे, आपने जॉब करते हुए देखा होगा, वहां महिला और पुरुष दोनों की सुरक्षा के लिए। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और क्या मनाते हैं? क्योंकि ये मार्च का दूसरा बुधवार था इसलिए इस दिन नो स्मोकिंग डे भी मनाते हैं, नो स्मोकिंग डे। इसके बाद है 9 मार्च। 9 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड किडनी डे या राष्ट्रीय गुर्दा दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि किडनी के मरीज डेली बढ़ते जाते हैं। क्या? प्रोटेक्ट फॉर या रेडी फॉर वल्नरेबल, कोई भी अप्रिय घटना होने वाली तो उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस था। कौन सा स्थापना दिवस था? 54th स्थापना दिवस था। कौन इनके महानिदेशक? शीलवर्धन सिंह। 14 मार्च को क्या मनाते हैं? 14 मार्च मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे या इंटरनेशनल पाई डे। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल पाई डे। 15 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना एकदम तय है, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन डे।
टीकाकरण दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन से पोलियो पल्स की अभियान की शुरुआत होती है। 20 मार्च को क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड या विश्व गौरैया दिवस। क्या? विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम क्या थी? आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। इसके बाद 22 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड या विश्व जल दिवस। इसके बाद 24 मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे। यस वी कैन एंड टीवी। हाँ, हम टीवी खत्म कर देंगे। टीवी कैसे खत्म कर देंगे? अब हम लोग मोबाइल से टिकटॉक देखेंगे, टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाल ही में एनडीबी की मुखिया कौन बनी है? एनडीबी ये क्या होता है? कुछ तो होता होगा, फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो कोई भी चीज आती है तो पहले उसको डिटेल्स एनालिसिस करेंगे तब ना समझ में आएगा। सिर्फ रटने से क्या होगा, भूल जाएंगे। एनडीबी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया था? तो इसको बनाया था ब्रिक्स ने। ब्रिक मतलब तो ईंट होती है, ये कौन सा ब्रिक्स आ गया? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया था ब्रिक्स, और उन सब ने मिलकर बनाया इसे एनडीबी। कब बनाया? 2014 में। कहां बनाया? ब्राजील के फोर्टलीज में। तो एनडीबी बनाया गया 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? इसका हेडक्वार्टर रखा गया संघाई। कहां पे है ये? किस देश में है? चाइना में है। ठीक है, तो अब एनडीबी में कौन कौन से सदस्य हैं वो देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला सदस्य है ब्राजील खुद। अब ब्राजील में बना है तो ब्राजील तो इसका सदस्य होगा ही ना। अब और ब्रिक्स में कौन कौन से देश थे वो उसका नाम लिख लेते हैं, वो सब के सब है इसमें। तो ब्राजील, इसके बाद है रूस, उसके बाद है इंडिया, अपना प्यारा भारत देश, इसके बाद है चाइना, चाउमीन वाले ताऊजी, इसके बाद है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसके बाद है उरुग्वे। 3 देश और बाद में आके कहे कि हमें भी ऐड कर लीजिए। उरुग्वे आया, फिर आया बांग्लादेश आया, बांग्लादेश आया, फिर कौन सा आया? फिर आया संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश आया? संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 9 देश हो गए। और अभी एक नया देश जो कि अफ्रीकी अरब देश है। कौन सा देश है? मिस्र, जिसे इंग्लिश वाले इजिप्ट बोलते हैं। इंग्लिश वाले इजिप्ट बोलते हैं, हिंदी वाले मिस्र बोलते हैं, और बाकी अब कोई और कुछ और बोलता होगा तो अलग हो गया। तो ये सारे देशों में सदस्य हैं किसके? एनडीबी के। तो अब एनडीबी की मुखिया जो बनाई गई है, पहले तो मार्को स्ट्राइजो थे, अभी परसों तक तो मार्को स्ट्राइजो थे, बट इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। और ये कहां की है? ये है ब्राजील की। क्या नाम है? डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है एनडीबी की मुखिया या अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो डिल्मा रूसेफ ये यहाँ की 2 बार की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, अच्छी कूटनीतिज्ञ हैं, और यहाँ पे इन्होंने नौकरी का सृजन और भी ढेर सारी चीजें ऐसी, मतलब जो भी मतलब क्या होता है गवर्नमेंट करती है, कुछ कुछ प्लान इंप्लीमेंट करती, कोई योजना इंप्लीमेंट करती, तो इन्होंने मैक्सिमम बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया था। इसलिए इनको निर्विरोध, मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट में नहीं था, सभी ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर, सभी एनडीबी कंट्री ने मिलकर इनको निर्विरोध चुन लिया। क्या नाम है? डिल्मा रूसेफ। किस देश की है? ब्राजील की है। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, कुछ ऑप्शंस भी हैं, इनको भी देख लेंगे आप। ऑप्शन भी देख लेते हैं। मार्को स्ट्राइजो की जगह आई है डिल्मा रूसेफ। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। एंजेलिना जॉर्जिवा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष है। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में तो शुरू हुआ था, और खत्म कब हुआ? 1945 में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब लगा कि अब तो वर्ल्ड बैंक बनाना चाहिए, क्योंकि कई देश में घर टूट गए हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं। तो जब लोगों के घर टूट गए हैं, उजड़ गए हैं, तो लोग को घर बनवाने के लिए पैसा चाहिएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिएगा। तो उस पैसे के लिए वर्ल्ड बैंक आता है सामने। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? 19
1945 में। अब हेडक्वार्टर पूछ देता है, हेडक्वार्टर कहाँ था? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी। ये किस देश में पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। तो 1945 वाशिंगटन डीसी। इस समय इसके मेंबर कितने हैं? तो 189। अब लास्ट में 9 है, तो अंतिम कंट्री कौन सी जुड़ी है? नौरू। ये ट्रिक है, नौरू, नौ हिंदी में उसको नौ बोलते हैं, नौरू। ठीक है। अब इसके जो हेड है, अध्यक्ष है, वो कौन है? अभी भी मैंने बताया जस्ट। क्या नाम है इनका? डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। इसके बाद आईएमएफ, ये देखिए वर्ल्ड बैंक 2 लेटर का है, ये 3 लेटर का है। इसमें 189 देश है, तो जस्ट एक ज्यादा 190 देश इसमें है। इसका गठन कब हुआ था? इसका भी गठन हुआ था 1945 में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी तो अमेरिका में पड़ता ही नहीं, अमेरिका में है। ये लोन देता है निर्माण में, दीर्घकालिक निर्माण में। अगर 20 साल पे जाइए, बड़ा सा एयरपोर्ट बनाइए, खूब पैसे कमाइए, हमको दे दीजिएगा पैसा। आईएमएफ भी लोन देता है, ठीक है, ये भी दीर्घकाल में देता है, लेकिन ये अपने शर्तों में देता है कि मैं जैसा कहूं वैसा ही खर्च करना। जैसे कोई देश डूब रहा है ना, तो उसको ये देगा। जब भारत की 1991 में अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, चरमरा गई थी, तो 15 दिन के पैसे बचे थे हमारे पास, तब आईएमएफ ने लोन दिया था और उसने कहा था कि अब आप अपनाइए अपने देश में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसने ही प्रेशर देके इसको लागू करवाया था 1945 में। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो वाशिंगटन डीसी। अब इसका हेडक्वार्टर होगा। इसमें टोटल कितने देश हैं? 190। अब देखिए लास्ट में 0 है, 0 मतलब अंडा। अंडा मतलब कौन सा देश अंतिम जुड़ा है? अंडोरा। कौन सा देश जुड़ा है? अंडोरा। तो आईएमएफ में अब इसके हेड, जो इनके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनको देख लेते हैं। तो इनकी अध्यक्ष कौन सी हैं? क्रिस्टलीना, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। अब आगे देखते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म बता दें? एसोसिएशन ऑफ, ऐसे एसोसिएशन ऑफ SE, साउथ ईस्ट एशियन ऑफ नेशन। क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं। कौन कौन सा मेंबर है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कितने अध्यक्ष, कितने मतलब देश हैं? 10। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता किस देश की कैपिटल है? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहां शिफ्ट कर रहा है? बोर्नियो आइलैंड पे। ये कौन सा बैंक है? ये तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट। अब इसी को कुछ लोग आसियान पढ़ेंगे, कुछ लोग एशियन पढ़ेंगे, ठीक है। एशिया, आसिया जो भी है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर याद होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करता है? ये भी लोन देता है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी गठन कब हुई थी? 1967 में। इससे एक साल पहले 1966। अब देखिए मैं भी गलती कर दिया, लेकिन मुझे याद था कि एशियन से एक साल पहले एडीबी का गठन हुआ है, तो 1966 है। अब आगे देखते हैं जॉर्जिया मेलोनी। कुछ फेमस लेडीज है, क्योंकि देखिए अब एनडीबी में पहली मतलब महिला चुनी गई है, तो अब कुछ फेमस महिलाओं को देख लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी, ये रायसीना जब डायलॉग हुआ था तो चीफ गेस्ट बन के आई थी। और ये कौन है? इटली की, इटली जहां पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। इटली की प्रथम महिला पीएम है, यानी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। नताशा पिर्कसुअर, सॉरी नताशा पिर्कमुसर। ऐसे इसको जल्दी पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगा। अभी ऐसा लगा ना कि जल्दी पढ़ने में गड़बड़ हो गया, इसको पढ़ेंगे स्लो। नताशा पिर्कमुसर, स्लो पढ़ेंगे। नताशा पिर्कमुसर, एकदम स्लो पढ़ेंगे। तो ये कहां की राष्ट्रपति है? स्लोवेनिया की। देखा, ट्रिक था ना। नताशा
ये तो नाम तो लिखा ही है, कहाँ की है, स्लोवेनिया की। इसको स्लो पढ़ेंगे, इनका नाम अगर स्लो नहीं पढ़ेंगे तो मुंह से कुछ और ही निकल जाएगा। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। थोड़ा हल्का फुल्का ट्रिक भी रहेगा, कुछ हल्का फुल्का रिवाइज करके लर्न कर लेंगे। नागोजी ओंकोजो-इवेला कहाँ की है, WTO की पहली फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष है, ठीक है। और इस समय वर्तमान अध्यक्ष भी यही हैं। लॉरेन हवर्ड, लॉरेन हवर्ड कौन सी महिला है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर, पहली महिला ट्रांसजेंडर। सोमा मंडल कौन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष, सेल की फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष। सृष्टि गोस्वामी एक दिन की नायक, एक दिन की अनिल कपूर। उत्तराखंड की एक दिन की सीएम है सृष्टि गोस्वामी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत गार्डन मूर, ये दिवंगत वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं क्योंकि जो भी फेमस पर्सन होते हैं या नहीं भी होते, एक दिन उनको जाना ही है। तो जो फेमस पर्सन जाते हैं वो एक नंबर आपको करंट अफेयर का दे के जाते हैं, तो इन्होंने भी एक करंट अफेयर दे दिया है, तो इनको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू गार्डन मूर जी, आपने करंट अफेयर दे दिया। ये किस कंपनी के स्थापक थे, संस्थापक इंटेल कंपनी का। आपने इंटेल का कंप्यूटर बहुत देखा होगा, चिप ढेर सारी यही बनती। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आगे आने वाले सालों में चिप का साइज छोटा होता जाएगा, स्पीड दुगनी होती जाएगी, चिप को बनाने की लागत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन चिप की जो मार्केट में बिक्री होगी वो सस्ते दामों पे होगी। क्यों, क्योंकि बेचने वाले बहुत ज्यादा होंगे। और इनकी सारी भविष्यवाणियां एकदम 100% सही हुई। ये अपने दोस्त के साथ एक स्टार्टअप कंपनी में काम करते थे और धीरे धीरे इन्होंने खुद की भी एक कंपनी बना ली। तो क्या है, ये इंटेल कंपनी के संस्थापक हैं। तो अब कुछ प्रमुख निधन है उनको देख लेते हैं। समीर खाकर, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने इसको करंट अफेयर में बताया था। समीर खाकर क्या है, अभिनेता है, अभिनेता। मैं सब लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बताते चला जा रहा हूं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। श्याम शरण नेगी प्रथम मतदाता, मुलायम सिंह यादव राजनीतिज्ञ प्लस पद्म विभूषण इन्होंने प्राप्त किया है मरणोपरांत। लुइस फ्लेचर कौन है, ऑस्कर विनर। कौन से हैं, ऑस्कर विनर। हिलेरी मेंटल जो है वो 2 बार की बुकर प्राइज विनर है, 2 बार की बुकर प्राइज विनर है। राजू श्रीवास्तव क्या है, कॉमेडियन, क्या है, कॉमेडियन। इसके बाद बीबी लाल क्या है, जियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद, भूगर्भ शास्त्री। एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय क्या है, एलिजाबेथ द्वितीय है ये इंग्लैंड की महारानी है। शिंजो अबे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। शिंजो अबे क्या है, जापान के प्राइम मिनिस्टर। के क्या है, सिंगर है। सिंगर मतलब बॉलीवुड के गायक हैं। सिद्धू मूसेवाला ये भी सिंगर है पंजाबी गानों के। इनका एसासिनेशन हो गया था, मतलब इनकी मर्डर हो गई थी। सुल्ताना बेगम लेखक हैं। और पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल है, ठीक है। और ये बीवी लाल ये जियोलॉजिस्ट नहीं है, ये है पुरातत्वविद। क्या है, पुरातत्वविद। वो जो उत्खनन करते हैं कहीं भी, मतलब जमीन को ऐसे उत्खनित करके वहां के रिसोर्स तलाशते हैं। और जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो भूगर्भ से चीजें निकली थी, जमीन के अंदर चीजें निकली होती जैसे चट्टाने, उनकी रिसर्च करते हैं। भारत का पहला जियोलॉजिकल गार्डन जो कि 35 करोड़ की राशि से 5 एकड़ की भूमि पे खुल रहा है। कहां खुल रहा है, मध्य प्रदेश के लम्हेटा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विषय आधारित QS वर्ड, क्या है, QS वर्ड। ये यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होती है। इससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हैं और कितना सुधार किए ये भी नोट होता है। उसी सुधार के आधार पे उनको रैंकिंग मिलती है। तो पूरी दुनिया में जो सबसे नंबर 1 पे है ये है MIT। MIT का फुल फॉर्म क्या था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
थर्ड नंबर पे अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। क्या इंडिया का भी कोई नाम है? तो इंडिया एक साल में 17.2% की अपने एजुकेशन में सुधार किया है। 44 नए पाठ्यक्रम शामिल किया है। तो भारत में टॉप 100 में 13th नंबर पे आया है। कितनी मतलब प्राउड की बात है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। कौन सा है? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। ये किस चीज का कॉलेज है? डेंटल कॉलेज है। तो पहले नंबर पे इंडिया में कौन है? सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस दंत चिकित्सा में है और 13th रैंक पाया है। भारतीयों में पूरे इंडिया में सबसे टॉप बेसिक परफॉर्मेंस है। आईआईटी कानपुर पहली बार टॉप 100 में आया है। पहली बार टॉप 100 में आया। किस स्थान पे? 87वें नंबर, 87वें स्थान पे, यानी टॉप 100 में इंडिया के 2 हो गए। इसके बाद है आईआईटी मद्रास, ये 21वें स्थान पे, लेकिन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में टॉप 100 में नहीं है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जब बात होगी तब उसमें 21st नंबर पे है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली, ये 49वें स्थान पे है। किसमें है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो टॉप 100 में कितने हो गए? 2 हो गए। एक सवेथा और दूसरा हो गया आईआईटी कानपुर। सवेथा 13वें नंबर पे है और आईआईटी कानपुर 87वें नंबर पे है। बस इतनी चीजें याद कर लीजिए, जितना बहुत है। इसके बाद कुछ प्रमुख रिपोर्ट है, उसको देख लेते हैं। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? वेल्थ रिपोर्ट। इसमें अगर आप 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेके निकलते हैं तो कितनी जमीन खरीद सकते हैं, यही वेल्थ रिपोर्ट बताती है। कौन जारी करता है इसको? नाइट फ्रैंक, ये फ्रांस की है। नाइट फ्रैंक, नाइट मतलब घोड़ा भी होता है जो आप चेस में देखते हैं। वेल्थ रिपोर्ट, इसमें जो सबसे महंगा शहर है पूरी दुनिया का वो है मोनाको। कौन है? मोनाको। पूरी इंडिया में जो सबसे महंगा है वो है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। दूसरे पे बैंगलोर। ये किस नंबर पे? 39th नंबर पे है। इसके बाद IQ एयर रिपोर्ट, इससे कौन जारी करता है? स्विस फॉर्म का कहीं भी स्विस आ जाए ना, स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक का स्विट्जरलैंड, कुछ भी स्विट्जरलैंड है। स्विस फर्म के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करती है। IQ एयर रिपोर्ट, पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, सबसे खराब और घटिया शहर कौन सा है? चार्ट। अब जिसकी हवा ही नहीं साफ होगी उसको घटिया तो कह ही सकते हैं ना। और मतलब ये देश है, चार्ट देश पूरी दुनिया के सबसे घटिया वायु प्रदूषित देश है। और शहर में सबसे घटिया जो है वो लाहौर है, क्योंकि वायु प्रदूषण की रैंक से बहुत ज्यादा है। फिर इंडिया का कौन दूसरे नंबर पे जो भी है? तीसरे पे है अपना भारत देश का एक शहर भिवाड़ी। तीसरे नंबर पे। टॉप 10 में 6 जो है इंडिया के शहर हैं। टॉप 50 में 39 जो है वो इंडिया के शहर है। अभी भी इंडिया वालों को लगता नहीं कि भाई प्रदूषण हो रहा है और पेड़ कटे ही जा रहे हैं। सिप्री का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये भी हथियारों से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी करती है कि 5 साल के अंदर 2018-2023 के अंदर कौन सबसे ज्यादा हथियार खरीदा, कौन सबसे ज्यादा हथियार बेचा, कौन जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदा क्या उसी को सबसे ज्यादा हथियार बेचा गया, किसने हथियार सबसे ज्यादा कलेक्ट कर लिए, ये सारी रिपोर्ट देती है सिप्री क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम, यानी ये रिपोर्ट स्टॉकहोम की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पीस कलेक्ट करती है लेकिन हथियारों का वो देती है रिपोर्ट। तो थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप तुक्का मारेंगे ना तो देखेंगे पीस, तो ये हथियार वाला तो नहीं हो सकता, तो ये ध्यान दीजिएगा। सिप्री क्या है? हथियारों के लिए। जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदने वाले देश हैं वो है भारत, और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है वो है अमेरिका। लेकिन भारत जिससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, लगभग 54%। किससे खरीदता है? रूस से। दूसरे नंबर पे फ्रांस है लगभग 45%। तो भारत सबसे बड़ा आयातक देश है, अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश है, भारत को सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश रूस है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। भारत किस में रैंक क्या है? 85th। इससे पहले कौन सी थी? 87th। ये मजबूत पासपोर्ट को दिखाता है। आपके पास जितना मजबूत पासपोर्ट होगा आप उतने ज्यादा देश में जा पाएंगे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? जापान, और वो हमेशा ही नंबर 1 पे ही रहता है। अब आगे देखते हैं कौन नंबर 1 पे आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? गैलोप वर्ल्ड पोल। कौन जारी करता है? गैलोप वर्ल्ड पोल। और लगातार 6 साल से टॉप कौन कर रहा है? फिनलैंड
लैंड। ये लगातार 6 साल से टॉप कर रहा है। इसमें इंडिया की पोजीशन है 126 और 137 कंट्रीज में पार्टिसिपेट की। ये किसकी रैंकिंग है? ये है हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान की। हमसे बढ़िया पोजीशन 64वें पे चाइना है, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। म्यांमार है 102वें पे, जहां की प्रधानमंत्री जेल में डाल दिया गया है। और पाकिस्तान, जहां पे मस्जिदों में बम फूट जाते हैं, उनकी रैंकिंग 108 है। तो हमसे अच्छे वही चल रहे हैं। तो इंडिया को तो इसको रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। हाल ही में किस देश में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर उनका परीक्षण किया है? ये किया है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सनकी इंसान। कौन किया है? किम जोंग। और परीक्षण किया ये 2002 के करीब से वर्क में है। इसका क्या होता है कि देखिए क्या होता है, क्या नाम है? परमाणु हथियार ले जाने वाला सक्षम पानी के भीतर ड्रोन। ये ड्रोन है। ये पानी के अंदर टेस्टिंग के दौरान 59 आवर तक पहले इसको पानी के अंदर रखा गया, फिर इसको ले जाके एक सागर के पास विस्फोट कराया गया। विस्फोट कराने से रेडियो धर्मी प्रदूषण वाला, कौन सा? रेडियो धर्मी, यानी रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले रेडियो एक्टिव समझ लेना। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण वाला एक सुनामी आ गई। सुनामी को ये लोग अपने यहाँ हाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइल। इसलिए इस हथियार का नाम लोगों ने हाइल भी रखा है। कभी भी ये चुपके से किसी भी देश के क्या करेगा, जहां पे पोर्ट होंगे, सी पोर्ट होंगे या फिर वहां पे डॉक यार्ड होगा, वहां पे जाके अपना धीरे से ड्रोन खड़ा कर देंगे और उसको वहीं तबाह कर देंगे। एक रेडियो एक्टिव वाला ऐसा सुनामी आएगा कि ये पूरा का पूरा पोत तबाह हो जाएगा। और ये इसका मतलब किम जोंग को क्या मतलब बताएं, ये डेली कुछ ना कुछ इसका प्लान रहता है और हफ्ते में 2-4 परीक्षण तो कर ही देता है। मतलब हथियारों के मामले में दुनिया को वो करना चाहता है, डोमिनेट। कहता है हम ऐसे तो डोमिनेट कर नहीं सकते, हम हथियारों से सबको डोमिनेट करेंगे। तो उसी पे लगा हुआ है। तो कौन सा देश है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। क्या है कैपिटल? प्योंगयांग। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। हाल ही में AHFS, तो ये एस नहीं है, ये सिर्फ AHF है। AHF क्या होता है? एशियान हॉकी फेडरेशन। एशियन हॉकी फेडरेशन ने 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए साउथ कोरिया में एक फंक्शन था, वहीं पे अपना एथलीट एम्बेसडर चुन लिया। किसको? ऑप्शन देख लेते हैं। मेग लैनिंग को नहीं, ये हेली मैथ्यूज को नहीं, सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे कहां की? झारखंड के एक छोटे से गांव के। इनके माता पिता दोनों के दोनों किसान हैं। इनके पिता भी हॉकी खेला करते थे। तो ये पूरे भारत के या एशियन हॉकी फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर है। उनको एक तरह से लीडर है, ठीक है। लीडर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है कि उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप कोई भी एड देखते होगे टीवी में, तो किसी एक हीरो के, पेप्सी का कैसा रणवीर सिंह के देखते हैं ना, तो वो ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन जब भी पेप्सी पीते होंगे या दुकान पर जाते होंगे तो उनकी फोटो लगी मिल जाती होगी। तो इस सलीम टेटे क्या करेंगी? सलीमा टेटे उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। कितने साल के लिए बनाई गई है? 2 साल के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख ले क्या? तो ठीक है, ये एशियन हॉकी फेडरेशन था। ये इसको कौन कौन देश मिलकर इस्टेब्लिश किए थे? तो भारत, पाकिस्तान, जापान और कोरिया, ठीक है। और इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डाटो फूमियो ओगुरा। डाटो फूमियो ओगुरा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे हम खुद ही याद करा देंगे। डाटो फूमियो ओगुरा। इसके बाद कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। वाया का मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले बने हैं। क्या नाम इनका? MS धोनी। इनका नाम तो हेलीकॉप्टर रख देना चाहिए। इसके बाद क्यों हेलीकॉप्टर रखना चाहिए? इनका हेलीकॉप्टर शॉट बहुत फेमस है। टोयोटा का नाम क्या है? काजी सातो। क्या नाम है? काजी सातो। टोयोटो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पूमा इंडिया की कौन है? हरमनप्रीत कौर। मुंबई इंडियंस टीम की जो कप्तान है वही है हरमनप्रीत कौर। इसके बाद एडिडास की कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर। कौन है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भी कुछ गाना ऐसा है, तो मनिका मगे हिते श्रीलंका का, तो समझ लीजिए वही है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। आगे देखते हैं। अच्छा, 2 ब्रांड एम्बेसडर और बचे रह गए। पेप्सी के कौन? अभी तो मैंने बता ही दिया था। कौन है? रणवीर सिंह।
कौन है? रणवीर सिंह। इसके बाद यूएन बाल अधिकारों के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है आयुष्मान भव। आयुष्मान। अब बच्चों को क्या बोलेंगे? बच्चों क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव तो आयुष्मान खुराना। खुराना, सिर्फ आयुष्मान भी याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम। इसके बाद हाल ही में आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां किया गया है? अब देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि पेन पेपर पे सब वर्क होते थे, लेकिन अब सारे वर्क जो होते हैं सिस्टम पे होते हैं। अब अरबों खरबों में लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं हर बैंक में, और उन बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। पूरे देश में जो बैंक है उसका संभालना कौन काम करता है? आरबीआई। पूरी गवर्नमेंट जहां जहां दुनिया भर से लोन ली उन सबका काम कौन संभालता है? आरबीआई। आरबीआई ने अभी 18 देशों को वोस्ट्रो नोस्ट्रो, कौन सा? वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दे दी है। तो ये सारा वर्कलोड डेली डेली बढ़ता जा रहा है। अब डेली डेली वर्कलोड बढ़ता जाएगा तो अब डेटा के लिए पूरा डेटा सेंटर खोलना पड़ेगा। तो इन्होंने एक डेटा सेंटर खोल रखा है, कहां पे? भुवनेश्वर में शिलान्यास कर दिया। कितना है? 118 एकड़ की भूमि पर है। क्यों ये सब खोलना पड़ा? क्योंकि डेली डेली वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब पुराने सर्वर से काम नहीं चल रहा है, पुराने डेटा सेंटर से काम नहीं चल रहा है, वहां डेली डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और एक बार डेटा चोरी, वैसे भी आप जानते हैं साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा जा रहा है, तो अगर सिक्योरिटी को और हाईटेक नहीं करेंगे तो चोर किसी दिन पूरा बैंक ही साफ कर देंगे। और आरबीआई का पैसा, अगर आरबीआई नहीं, मतलब क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना सुनार के घर की दूर भी करोड़ों में बिकती है, तो वो ऐसी कंडीशन आरबीआई मतलब पूरे देश का पैसा रखता है। Q1, Q2, Q3, Q4 में कभी इकोनॉमिक्स से बताएंगे, बहुत मतलब पूरे देश का पैसा रखता है, तो उसके यहाँ चोरी होना मतलब समझ रहा है। तो वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डेटा सेंटर खोल रहा है और एक सुरक्षा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी खोल रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई के बारे में थोड़ी चीजें जान लीजिए। आरबीआई 1934 के अधिनियम से लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। पहले से गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। इसके बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। इस समय कौन है? इस समय गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अभी सीडी देशमुख के नाम पे मुंबई के एक चर्च गेट मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के सीडी देशमुख स्टेशन रख दिया गया है। इसके बाद आज का एक बार रिवीजन करवा देते हैं और आज पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 मार्च को। एनडीबी की मुखिया कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। इसके बाद है गार्डन मूर, इनको थैंक यू बोलेंगे, इन्होंने इंटेल बनाया ताकि हम लोग कंप्यूटर और अच्छे से चल रहा है, और इन्होंने करंट अफेयर भी बढ़ा दिया। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है? एमआईटी। और पूरी दुनिया में 13वां नंबर, भारत में पहला नंबर कौन है? सवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। सिर्फ सवेता याद करेंगे, सवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। किसके लिए? डेंटल के लिए कॉलेज है। इसके बाद किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण किया है? तो कौन किया है? किम जोंग। कहां के? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया मत मार दीजिएगा। आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां किया जा रहा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां कैपिटल है? उड़ीसा। आर्टिकल नंबर 32 हम आपको बढ़ा रहे थे, मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक हो गया है सब कुछ। लास्ट में बचा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अंबेडकर ने इनको कहा था कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हृदय है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या? हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए क्या होता है कि 12 से 35 तक आपको मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। नहीं समझे? मूल अधिकारों को मूल अधिकार तब तक मूल अधिकार नहीं रहेंगे जब तक ये वाला अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपको किसी ने सब कुछ अधिकार दे दिया लेकिन यही नहीं बोला कि अच्छा कोई छीनेगा तो क्या करना है, तब आप क्या करेंगे? तो अगर आपको कोई मूल अधिकार छीनता है तो आर्टिकल 32 उसका प्रोटेक्शन करता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इसको मूल अधिकारों को संरक्षित करने, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 32। ये क्वेश्चन पेपर पूछा जा चुका है। तो इसी में 5 तरह की रिट जारी की जाती है। अब मूल अधिकार खत्म हो गए हैं, 2 और बचे हैं 33 और 34। ये दोनों बताने के बाद जितनी तरह की रिट जारी की जाती है वो मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे हमारे फंडामेंटल राइट भी पूरे तैयार हो गए। आज का क्वेश्चन है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो की स्थापना कब हुई थी?
क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है और इसरो की स्थापना कब हुई थी। इस समय के हेड है एस स्वामीनाथ। एस स्वामीनाथ क्या नाम है, 10वें नंबर के, किस नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं। तो ये देख रहे होंगे शेर का बच्चा है और इसमें अपनी शकल देख रहा है और शायद इसको आभास नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इतना डरते नहीं है, हिम्मत रखा करिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रहिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रहिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं, कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं। बर्फ जमने तक हौसला बनाए रहिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रहिए। कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।